नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने। बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक अद्भुत और जादुई कहानी चंद्रकांता संतति खंड 1 भाग 4 का 7वां बयान लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं 7वां बयान। लाल पोशाक वाली औरत की अद्भुत बातों ने नानक को हैरान कर दिया। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगा और डर के मारे उसकी अजब हालत हो गई। वह उस कुएं पर भी ठहर नहीं सका और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ इस उम्मीद में गंगा जी की तरफ रवाना हुआ कि अगर हो सके तो किनारे किनारे चलकर उस बजड़े तक पहुंच जाए। मगर यह भी न हो सका, क्योंकि उस जंगल में बहुत सी पगडंडियां थीं जिन पर चलकर वह रास्ता भूल गया और किसी दूसरी ही तरफ जाने लगा। नानक लगभग आधा कोस के गया होगा कि प्यास के मारे बेचैन हो गया। वह जल खोजने लगा, मगर उस जंगल में कोई चश्मा या सोता ऐसा नहीं मिला जिससे प्यास बुझा था। आखिर घूमते घूमते उसे पत्ते की एक झोंपड़ी नज़र पड़ी, जिसे वह किसी फकीर की कुटिया समझकर उसी तरफ चल पड़ा। मगर पहुंचने पर मालूम हुआ कि उसने धोखा खाया। उस जगह कई पेड़ ऐसे थे जिनकी डालियां झुककर और आपस में मिलकर ऐसी हो रही थी कि दूर से झोंपड़ी मालूम पड़ती थी। तो भी नानक के लिए वह जगह बहुत ही उत्तम थी, क्योंकि उन्हीं पेड़ों में से उसे एक चश्मा साफ पानी का बहता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके दोनों तरफ खुशनुमा सायेदार पेड़ लगे हुए थे, जिन्होंने एक तौर पर उस चश्मे को भी अपने साये के नीचे कर रखा था। नानक खुशी खुशी चश्मे के किनारे पहुंचा और हाथ मुंह धोने के बाद जल पीकर आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर चश्मे के किनारे बैठे रहने के बाद दूर से कोई चीज़ पानी में बहकर इसी तरफ आती हुई नानक ने देखी। पास आने पर मालूम हुआ कि कोई कपड़ा है। वह जल में उतर गया और उस कपड़े को खींच लाकर गौर से देखने लगा, क्योंकि वह वही कपड़ा था जो बजड़े से उतरते समय राम भोली ने अपनी कमर में लपेटा था। नानक ताज्जुब में आकर देर तक उस कपड़े को देखता और तरह तरह की बातें सोचता रहा। राम भोली उसके देखते देखते घोड़े पर सवार हो चली गई थी। फिर उसे क्यों कर विश्वास हो सकता था कि यह कपड़ा राम भोली का है। तो भी उसने कई दफ़े अपनी आंखें मली और उस कपड़े को देखा। आखिर विश्वास करना ही पड़ा कि यह राम भोली की चादर है। राम भोली से मिलने की उम्मीद में वह चश्मे के किनारे किनारे रवाना हुआ, क्योंकि उसे इस बात का गुमान हुआ कि घोड़े पर सवार होकर चले जाने के बाद राम भोली ज़रूर कहीं पर इस चश्मे के किनारे पहुंची होगी और किसी सबब से यह कपड़ा जल में गिर पड़ा होगा। नानक चश्मे के किनारे किनारे कोस भर के लगभग चला गया और चश्मे के दोनों तरफ उसी तरह सायेदार पेड़ मिलते चले गए, यहाँ तक कि दूर से उसे एक छोटे से मकान की सफ़ेदी नजर आई। वह यह सोचकर खुश हुआ कि शायद इसी मकान में राम भोली से मुलाकात होगी। कदम बढ़ाता हुआ तेज़ी के साथ जाने लगा और थोड़ी देर में उस मकान के पास जा पहुंचा। वह मकान चश्मे के बीचों बीच में पुल के तौर पर बना हुआ था। चश्मा बहुत चौड़ा न था, उसकी चौड़ाई 20-25 हाथ से ज़्यादा न होगी। चश्मे के दोनों पार की ज़मीन इस मकान के नीचे आ गई थी और बीच में पानी बह जाने के लिए नहर की चौड़ाई के बराबर पुल की तरह का एक दर बना हुआ था, जिसके ऊपर छोटा सा एक मंजिला मकान निहायत खूबसूरत बना हुआ था। नानक इस मकान को देखकर बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि यह ज़रूर किसी मनचले शौकीन का बनवाया हुआ होगा। यहाँ से इस चश्मे और चारों तरफ के जंगल की बहार खूब ही नज़र आती है। इस मकान के अंदर चलकर देखना चाहिए, खाली है या कोई रहता है। नानक उस मकान के सामने की तरफ गया। उसकी कुर्सी बहुत ऊंची थी। 15 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला हुआ था। बेधड़क अंदर घुस गया। इस मकान के चारों कोनों में 4 कोठरियाँ और चारों तरफ 4 दालान बरामदे के तौर पर थे, जिसके आगे कमर बराबर ऊंचा जंगला लगा हुआ था। अर्थात हर एक दालान के दोनों बगल कोठरियाँ पड़ती थी और बीचों बीच में एक भारी कमरा था। इस मकान में किसी तरह की सजावट न थी, मगर साफ था। दरवाजे के अंदर पैर रखते ही बीच वाले कमरे में बैठे हुए एक साधु पर नानक की निगाह पड़ी। वह मृगछाले पर बैठा हुआ था। उसकी उम्र 80 वर्ष से भी ज़्यादा होगी। उसके बाल रुई की तरह सफ़ेद हो रहे थे। लंबे लंबे सिर के बाल सूखे और खुले रहने के सबब खूब फैले हुए थे और दाढ़ी नाभि तक लटक रही थी।
कमर में मूज की रस्सी के सहारे कोपीन थी और कोई कपड़ा उसके बदन पर न था। गले में जनेऊ पड़ा हुआ था और उसके दमकते हुए चेहरे पर बुजुर्गी और तपोबल की निशानी पाई जाती थी। जिस समय नानक की निगाह उस साधु पर पड़ी, वह पद्मासन में बैठा हुआ ध्यान में था। आंखें बंद थी और हाथ जंघे पर पड़े हुए थे। नानक उसके सामने जाकर देर तक खड़ा रहा, मगर उसे कुछ खबर न हुई। नानक ने सर उठाकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा, मगर सिवाय बड़ी बड़ी 2 तस्वीरों के जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था और साधु के पीछे की तरफ दीवार के साथ लगी हुई थी, और कुछ नहीं दिखाई पड़ा। नानक को ताज्जुब हुआ और वह सोचने लगा कि इस मकान में किसी तरह का सामान नहीं है, फिर भी महात्मा का गुजर क्यों कर चलता होगा, और वे दोनों तस्वीरें कैसी है जिनका रहना इस मकान में ज़रूरी समझा गया। इसी फिक्र में वह चारों तरफ घूमने और देखने लगा। उसने हर एक दालान और कोठरी की सैर की, मगर कहीं एक तिनका भी नज़र न आया। हाँ, एक कोठरी में वह न जा सका जिसका दरवाज़ा बंद था, मगर जाहिर में कोई ताला या जंजीर उस दरवाजे में दिखाई न दी। मालूम नहीं वह क्यों कर बंद था। घूमता फिरता नानक बगल के दालान में आया और बरामदे में झांककर नीचे की बाहर देखने लगा, और इसी में उसने घंटा भर बिता दिया। फिर घूम फिरकर पुनः बाबा जी के पास गया, मगर उन्हें उसी तरह आंखें बंद किए बैठा पाया। लाचार इस उम्मीद में एक किनारे बैठ गया कि आखिर कभी तो आंख खुलेगी। शाम होते होते बगल की कोठरी में से, जिसका दरवाज़ा बंद था और जिसके अंदर नानक न जा सका था, शंख बजने की आवाज़ आई। नानक को बड़ा ही ताज्जुब हुआ, मगर उस आवाज़ ने साधु का ध्यान तोड़ दिया। आंखें खुलते ही नानक पर उसकी नज़र पड़ी। साधु, तू कौन है और यहाँ क्यों कर आया है? नानक, मैं मुसाफिर हूँ, आफत का मारा भटकता हुआ इधर आ निकला। यहाँ आपके दर्शन हुए, दिल में बहुत कुछ उम्मीदें पैदा हुई। साधु, मनुष्य से किसी तरह की उम्मीद न रखनी चाहिए। खैर ये बता, तेरा मकान कहाँ है और इस जंगल में जहाँ आकर वापस जाना मुश्किल है कैसे आया? नानक, मैं काशी का रहने वाला हूँ। कार्यवश एक औरत के साथ, जो मेरे मकान के बगल में ही रहा करती थी, यहाँ आना हुआ। इस जंगल में उस औरत का साथ छूट गया और ऐसी विचित्र बातें देखने में आई जिनके डर से अभी तक मेरा कलेजा काँप रहा है। साधु, ठीक है, तेरा किस्सा बहुत बड़ा मालूम होता है, जिसके सुनने की अभी मुझे फुर्सत नहीं। ज़रा ठहर, मैं एक काम से छुट्टी पा लूँ तो तुझसे बात करूँ। घबराओ नहीं, मैं ठीक 1 घंटे में आऊँगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। दरवाजे की आवाज़ और अंदाज से नानक को मालूम हुआ कि साधु उसी कोठरी में गया जिसका दरवाज़ा बंद था और जिसके अंदर नानक न जा सका था। लाचार नानक बैठा रहा, मगर इस बात से कि साधु के आने में घंटे भर की देर लगेगी वह घबराया और सोचने लगा कि तब तक क्या करना चाहिए। यकायक उसका ध्यान उन दोनों तस्वीरों पर गया जो दीवार के साथ लगी हुई थी। जी में आया कि इस समय यहाँ सन्नाटा है, साधु माशे भी नहीं है। ज़रा पर्दा उठाकर देखें तो यह तस्वीर किसकी है? नहीं नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो कि साधु आ जाए, मगर देख लेंगे तो रंज होंगे। जिस तस्वीर पर पर्दा पड़ा हो उसे बिना आज्ञा कभी नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर देख ही लेंगे तो क्या होगा? साधु तो आप ही कह गए हैं कि हम घंटे भर में आवेंगे, फिर डर किसका है? नानक एक तस्वीर के पास गया और डरते डरते पर्दा उठाया। तस्वीर पर निगाह पड़ते ही वह खौफ से चिल्ला उठा। हाथ से पर्दा गिर पड़ा। हाँफता हुआ पीछे हटा और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। यह हिम्मत न पड़ी कि दूसरी तस्वीर देखें। वह तस्वीर 2 औरतें और एक मर्द की थी। नानक उन तीनों को पहचानता था। एक औरत थी राम भोली, और दूसरी वह थी जिसके घोड़े पर सवार होकर राम भोली चली गई थी और जो नानक के देखते देखते कुएं में कूद पड़ी थी। तीसरी तस्वीर नानक के पिता की थी। उस तस्वीर का भाव यह था कि नानक का पिता ज़मीन पर गिरा पड़ा हुआ था। दूसरी औरत उसके सिर के बाल पकड़े हुए थी। राम भोली उसकी छाती पर सवार, गले पर छुरी फेर रही थी। इस तस्वीर को देखकर नानक की अजब हालत हो गई। वह एकदम घबरा उठा और बीती हुई बातें उसकी आंखों के सामने इस तरह मालूम होने लगी जैसे आज हुई है। अपने बाप की हालत याद कर उसकी आंखें डबडबा आई और कुछ देर तक सिर नीचा किए कुछ सोचता रहा। आखिर में उसने एक लंबी सांस ली और सिर उठाकर कहा, ओफ, क्या मेरा बाप इन औरतों के हाथ से मारा गया? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर इस तस्वीर में ऐसी अवस्था क्यों दिखाई गई है?
बेशक दूसरी तरफ वाली तस्वीर भी कुछ ऐसे ही ढंग की होगी और उसका भी संबंध कुछ मुझ पर ही से होगा। जी घबराता है, यहाँ बैठना मुश्किल है। इतना के नानक उठ खड़ा हुआ और बाहर बरामदे में जाकर टहलने लगा। सूर्य बिल्कुल अस्त हो गए। शाम की पहली अंधेरी चारों तरफ फैल गई और धीरे धीरे अंधकार का नमूना दिखाने लगी। इस मकान में भी अंधेरा हो गया और नानक सोचने लगा कि यहाँ रोशनी का कोई सामान दिखाई नहीं पड़ता। क्या बाबा जी अंधेरे में ही रहते हैं? ऐसा सुंदर साफ मकान, मगर बोलने के लिए दिया तक नहीं, और सिवाय एक मृगशाला के जिस पर बाबा जी बैठते हैं एक चटाई तक नज़र नहीं आती। शायद इसका सबब यह हो कि यहाँ की ज़मीन बहुत साफ, चिकनी और धोई हुई है। इस तरह के सोच विचार में नानक को 2 घंटे बीत गए। यकायक उसे याद आया कि बाबा जी 1 घंटा का वादा करके गए थे। अब वे अपने ठिकाने आ गए होंगे और वहाँ मुझे न देख न मालूम क्या सोचते होंगे। बिना उनसे मिले और बातचीत किए यहाँ का कुछ हाल न मालूम होगा। चलें देखें तो सही वे आ गए या नहीं। नानक उठकर उस कमरे में गया जिसमें बाबा जी से मुलाकात हुई थी, मगर वहाँ सिवाय अंधकार के और कुछ दिखाई नहीं पड़ा। थोड़ी देर तक उसने आंख फाड़ फाड़ कर अच्छी तरह देखा, मगर कुछ मालूम नहीं हुआ। लाचार उसने पुकारा, बाबा जी, मगर कुछ जवाब नहीं मिला। उसने और 2 दफ़े पुकारा, मगर कुछ फल नहीं हुआ। आखिर टटोलता हुआ बाबा जी के मृगशाले तक गया, मगर उसे खाली पाकर लौट आया और बाहर बरामदे में जिसके नीचे चश्मा बहरा था आकर बैठ रहा। घंटे भर तक चुपचाप सोच विचार में बैठे रहने के बाद बाबा जी से मिलने की उम्मीद में वह फिर उठा और उस कमरे की तरफ चला। अब कि उसने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद पाया, ताज्जुब और खौफ से कांपता हुआ फिर लौटा और बरामदे में अपने ठिकाने आकर बैठ रहा। इसी फेर में पहर भर से ज़्यादा रात गुजर गई और चारों तरफ से जंगल में बोलते हुए दरिंदे, जानवरों की आवाज़ें आने लगी, जिनके खौफ से वह इस लायक नहीं रहा कि मकान के नीचे उतरे, बल्कि बरामदे में रहना भी उसने नापसंद किया और बगल वाली कोठरी में घुसकर किवाड़ बंद करके सो रहा। नानक आज दिन भर भूखा रहा और इस समय भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। फिर नींद क्यों आने लगी थी? इसके अतिरिक्त उसने दिन भर में ताज्जुब पैदा करने वाली कई तरह की बातें देखी और सुनी थी, जो अभी तक उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और नींद में बाधक हो रही थी। आधी रात बीतने पर उसने और भी ताज्जुब की बातें देखी। रात आधी से कुछ ज़्यादा जा चुकी थी जब नानक के कानों में 2 आदमियों की बातचीत की आवाज़ आई। वह गौर से सुनने लगा, क्योंकि जो कुछ बातचीत हो रही थी उसे वह अच्छी तरह सुन और समझ सकता था। नीचे लिखी बातें उसने सुनी। आवाज़ बारीक होने से नानक ने समझा कि वे दोनों औरतें हैं। एक, नानक ने इसको दिल्ली की समझ लिया। एक, इस कमबख्त को सूझी क्या जो अपना घर बार छोड़कर इस तरह एक औरत के पीछे निकल पड़ा। दूसरा, यह तो उसी से पूछना चाहिए। एक, बाबा जी ने उससे मिलना मुनासिब नहीं समझा, मालूम नहीं इसका क्या सबब है। दूसरा, जो हो, मगर नानक आदमी बहुत ही होशियार और चालाक है। ताज्जुब नहीं कि उसने जो कुछ इरादा कर रखा है उसे पूरा करे। एक, ये ज़रा मुश्किल है। मुझे उम्मीद नहीं कि रानी इसे छोड़ दें, क्योंकि वह इसके खून की प्यासी हो रही है। हाँ, अगर यह उस बजड़े पर पहुंचकर वह डिब्बा अपने कब्जे में कर लेगा तो फिर इसका कोई कुछ नहीं कर सकेगा। दूसरी, हंसकर, जिसकी आवाज़ नानक ने अच्छी तरह सुनी, यह तो हो नहीं सकता। खैर, इन बातों से अपने को क्या मतलब? हम लौंडियों को इतनी अक्ल कहाँ है कि इन बातों पर बहस करें। दूसरा, क्या लौंडी होने से अक्ल में बट्टा लग जाता है? एक, नहीं, मगर असली बातों की लौंडियों को खबर ही कब होती है? दूसरी, मुझे तो खबर है। एक, सो क्या? दूसरी, यही कि दम भर में नानक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बस अब बातचीत करना मुनासिब नहीं, हरिहर आता ही होगा। इसके बाद फिर नानक ने कुछ न सुना, मगर इन बातों ने उसे परेशान कर दिया। डर के मारे कांपता हुआ उठ बैठा और चुपचाप यहाँ से भाग चलने पर मुस्तैद हुआ। धीरे से किवाड़ खोलकर कोठरी के बाहर आया। चारों तरफ सन्नाटा था। इस मकान से बाहर निकलकर जंगल में भालू, चीते या शेर के मिलने का डर जरूर था, मगर इस मकान में रहकर उसने बचाव की कोई सूरत न समझी, क्योंकि उन दोनों औरतों की बातों ने उसे हर तरह से निराश कर दिया था। हाँ, बजड़े पर पहुंचकर उस डिब्बे पर कब्जा कर लेने के ख्याल ने
उसे बेबस कर दिया था और जहाँ तक जल्दी हो सके बजड़े तक पहुँचना उसने अपने लिए उत्तम समझा। नानक बरामदे से होता हुआ सदर दरवाजे पर आया और सीढ़ी के नीचे उतरना ही चाहता था कि दूसरे दालान में से झपटते हुए कई आदमियों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उन आदमियों ने ज़बरदस्ती नानक की आंखें चादर से बांध दी और कहा, जिधर हम ले चलें चुपचाप चला चल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा न होगा। लाचार नानक को ऐसा ही करना पड़ा। नानक की आंखें बंद थी और हर तरह से लाचार था, तो भी वह रास्ते की चलाई पर खूब ध्यान दिए हुए था। आधे घंटे तक वह बराबर चला। पत्तों की खड़खड़ाहट और ज़मीन की नमी ने उसने जाना कि वह जंगल ही जंगल जा रहा है। इसके बाद एक ड्योढ़ी लांघने की नौबत आई और उसे मालूम हुआ कि वह किसी फाटक के अंदर जाकर पत्थर पर या किसी पक्की ज़मीन पर चल रहा है। वहाँ से कई दफ़े बाईं और दाहिनी तरफ घूमना पड़ा। बहुत देर बाद फिर एक फाटक लांघने की नौबत आई और फिर उसने अपने को कच्ची ज़मीन पर चलते पाया। कोस पर जाने के बाद फिर एक चौखट लांघकर पक्की ज़मीन पर चलने लगा। यहाँ पर नानक को विश्वास हो गया कि रास्ते का भुलावा देने के लिए हम बेफ़ायदे घुमाए जा रहे हैं। ताज्जुब नहीं कि यह वही जगह हो जहाँ पहले आ चुके हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद नानक सीढ़ी पर चढ़ाया गया। 20-25 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर नीचे उतरने की नौबत आई और सीढ़ियाँ ख़त्म होने के बाद उसकी आंखें खोल दी गई। नानक ने अपने को एक विचित्र स्थान में पाया। उसकी पीठ की तरफ एक ऊंची दीवार और सीढ़ियाँ थीं। सामने की तरफ खुशनुमा बाग था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और उसमें रोशनी बखूबी हो रही थी। फलों के कलमी पेड़ों में लगी शीशे की छोटी छोटी कंदीलों में मोमबत्तियां जल रही थी और बहुत से आदमी भी घूमते फिरते दिखाई दे रहे थे। बाग के बीचों बीच में एक आलीशान बंगला था। नानक वहां पहुंचाया गया और उसने आसमान की तरफ देखकर मालूम किया कि अब रात बहुत थोड़ी रह गई है। यद्यपि नानक बहुत होशियार, चालाक, बहादुर और ढीठ था, मगर इस समय बहुत ही घबराया हुआ था। उसके ज़्यादा घबराने का सबब यह था कि उसके हरवे छीन लिए गए थे और वह इस लायक न रह गया कि दुश्मनों के हमला करने पर उनका मुकाबला कर सकें या किसी तरह अपने को बचा सके। हाँ, हाथ पैर खुले रहने के सबब नानक इस ख्याल से भी बेफिक्र न था कि अगर किसी तरह भागने का मौका मिले तो भाग जाए। बाहर इसे मालूम हुआ कि इस मकान में रोशनी बखूबी हो रही है। बाहर के सहन में कई दीवार गिरें जल रही थी और चौबदार हाथ में सोने का आशा लिए नौकरी की अदा कर रहे थे। उन्हीं के पास नानक खड़ा कर दिया गया और वे आदमी जो उसे गिरफ्तार करके लाए थे और गिनती में 8 थे, मकान के अंदर चले गए, मगर चौबदारों से ये कहते गए कि इस आदमी से होशियार रहना, हम सरकार को खबर करने जाते हैं। नानक को आधे घंटे तक वहाँ खड़ा रहना पड़ा। जब वे लोग इसे गिरफ्तार कर लाए थे और खबर करने के लिए अंदर गए थे, लौटे तो नानक की तरफ देख करके बोले, इत्तला कर दी गई, अब तू अंदर चला जा। नानक, मुझे क्या मालूम है कि कहाँ जाना होगा और रास्ता कौन है। एक, यह मकान तुझे आप ही रास्ता बताएगा, पूछने की ज़रूरत नहीं। लाचार नानक ने चौखट के अंदर पैर रखा और अपने को 3 दर के एक दालान में पाया। फिर कर पीछे की तरफ देखा तो वह दरवाज़ा बंद हो गया था। जिस राह से दालान में आया था उसने सोचा कि वह इसी जगह में कैद हो गया और अब नहीं निकल सकता। यह सब कार्रवाई केवल इसी के लिए थी, मगर नहीं, उसका विचार ठीक न था, क्योंकि तुरंत ही उसके सामने का दरवाज़ा खुला और उधर रोशनी मालूम होने लगी। डरता हुआ नानक आगे बढ़ा और चौखट के अंदर पैर रखा ही था कि 2 नौजवान औरतों पर नज़र पड़ी जो साफ और सुथरी पोशाक पहने हुए थी। दोनों ने नानक के दोनों हाथ पकड़ लिए और ले चली। नानक डरा हुआ था, मगर उसने अपने दिल को काबू में रखा, तो भी उसका कलेजा उछल रहा था और दिल में तरह तरह की बातें पैदा हो रही थी। कभी तो वह अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो जाता, कभी ये सोचकर कि मैंने कोई कसूर नहीं किया ढांढस होती, और कभी सोचता जो कुछ होना है वह तो होएगा, मगर किसी तरह उन बातों का पता तो लगे जिनके जाने बिना भी जी बेचैन हो रहा है। कल से जो बातें ताज्जुब की देखने में आई है, और जब तक उसका असल भेद नहीं खुलता मेरे हवास दुरुस्त नहीं होंगे। वे दोनों औरतें उसे कई दालानों और कोठरियों में घुमाती फिराती एक बारहदरी में ले गई, जिसमें नानक ने कुछ अजब ही तरह का समा देखा। यह बारहदरी अच्छी तरह से सजी हुई थी और यहाँ रोशनी भी बखूबी हो रही थी। दरबार का बिल्कुल सामान यहाँ मौजूद था।
बीच में जड़ाऊ सिंहासन पर एक नौजवान औरत दक्षिणी ढंग की बेशकीमती पोशाक पहरे, सिर से पैर तक जड़ाऊ जेवरों से लदी हुई बैठी थी। उसकी खूबसूरती के बारे में इतना ही कहना बहुत है कि अपनी ज़िंदगी में नानक ने ऐसी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। उसे इस बात का विश्वास होना मुश्किल हो गया कि यह औरत इस लोक की रहने वाली है। उसके दाहिने तरफ सोने की चौकी पर मृगछाला बिछाए हुए वही साधु बैठा था जिसे नानक ने शाम को नहर वाले कमरे में देखा था। साधु के बाद गोलाकार 20 जड़ाऊ कुर्सियां और थी, जिन पर एक से एक बढ़कर खूबसूरत औरतें दक्षिणी ढंग की पोशाक पहरे, ढाल तलवार लगाए बैठी थी। सिंहासन के बाईं तरफ जड़ाऊ छोटे सिंहासन पर राम भोली को उन्हीं लोगों की सी पोशाक पहरे, ढाल तलवार लगाए बैठे देख नानक को ताज्जुब की कोई हद न रही, मगर साथ ही इसके यह विश्वास भी हो गया कि अब उसकी जान किसी तरह नहीं जाती। राम भोली के बगल में जड़ाऊ कुर्सी पर वह औरत बैठी थी जिसने नानक के सामने से राम भोली को भगा दिया था। उसके बाद 20 जड़ाऊ कुर्सियों पर 20 नौजवान औरतें उसी ठाठ से बैठी हुई थी जैसी सिंहासन के दाहिने तरफ थी। सामने की तरफ 20 औरतें ढाल तलवार लगाए, जड़ाऊ आसा हाथ में लिए, अदब से सिर झुकाए, इशारे पर हुक्म बजाने के लिए तैयार दुपट्टी खड़ी थी, जिनके बीच में नानक को ले जाकर खड़ा कर दिया गया। इस दरबार को देखकर नानक की आंखों में चकाचौंध सी आ गई। वह एकदम घबरा उठा और अपने चारों तरफ देखने लगा। इस बारहदरी की जिस चीज़ पर उसकी नज़र पड़ती उसे लाशा नहीं पाता। नानक एक बड़े अमीर बाप का लड़का था और बड़े बड़े राज दरबारों को देख चुका था, मगर उसकी आंखों ने यहाँ जैसी चीज़ें देखी वैसी स्वप्न में भी नहीं देखी थी। आलों यानी ताकों पर जो गुलदस्ते सजाए हुए थे वे बिल्कुल बनावटी थे और उनमें फूल पत्तियों की जगह बेशकीमत जवाहिरात काम में लाए गए थे। केवल इन गुलदस्तों ही को देखकर नानक ताज्जुब करता था कि इतनी दौलत इन लोगों के पास कहाँ से आई। इसके अतिरिक्त और जितनी चीज़ें सजावट की मौजूद थी सभी इस योग्य थी जिनका मिलना मनुष्यों को बहुत ही कठिन समझना चाहिए। उन औरतों की पोशाक और जेवरों का अंदाज करना तो ताकत से बाहर था। सब तरफ से घूम फिरकर नानक की आंखें राम भोली की तरफ जाकर अटक गई और एकदम उसकी सूरत देखने लगा। उस औरत ने, जो बड़े रौब के साथ जड़ाऊ सिंहासन पर बैठी हुई थी, एक नज़र सिर से पैर तक नानक को देखा और फिर राम भोली की तरफ आंखें फेरी। राम भोली तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और सामने की तरफ हटकर सिंहासन के बगल में खड़ी हो हाथ जोड़कर बोली, यदि आज्ञा हो तो हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इसके जवाब में उस औरत ने, जिसे महारानी कहना उचित है, बड़े गरूर के साथ सिर हिलाया अर्थात मना किया और उस दूसरी की तरफ देखा जो राम भोली की बगल में थी। यह बात नानक के लिए बड़े ताज्जुब की थी। आज उसके कानों ने एक ऐसी आवाज़ सुनी जो कभी सुनी न थी और न सुनने की उम्मीद थी। एक तो यही ताज्जुब की बात थी कि जो राम भोली उसके पड़ोस में रहती थी, जिसे नानक लड़कपन से जानता था और सिवाय उस दिन के जिस दिन बजड़े पर सवार हो सफ़र में निकली थी, जिसे कभी अपना घर छोड़ते नहीं देखा था और न कभी जिसके माँ बाप ने उसे अपनी आँखों से दूर किया था, आज इस जगह ऐसी अवस्था और ऊंचे दर्जे पर दिखाई दी। दूसरे, जो राम भोली जन्म से गूंगी थी, जिसके बाप माँ ने भी कभी उसे बोलते नहीं सुना, आज इस तरह उसके मुँह से मीठी आवाज़ निकाल रही है। इस आवाज़ ने नानक के दिल के साथ क्या काम किया, इसे वही जानता होगा। इस बात को नानक क्यों कर समझ सकता था कि जिस राम भोली ने कभी घर से बाहर पैर नहीं निकाला, वह इन लोगों में आपस के तौर पर क्यों पाई जाती है और ये सब औरतें कौन हैं। नानक को इन सब बातों को अच्छी तरह सोचने का मौका नहीं मिला। वह दूसरी औरत जो राम भोली के बगल में कुर्सी पर बैठी हुई थी और जिसको नानक ने पहले भी देखा था, इशारा पाते ही उठ खड़ी हुई और कुछ आगे बढ़ नानक से बातचीत करने लगी। औरत: नानक प्रसाद, इसके कहने की तो ज़रूरत नहीं कि तुम मुजरिम बनकर यहाँ लाए गए हो और तुम्हें किसी तरह की सज़ा दी जाएगी। नानक: हाँ, बेशक मैं मुजरिम बनाकर लाया गया हूँ, मगर असल में मुजरिम नहीं हूँ और न मैंने कोई कसूर ही किया है। औरत: तुम्हारा कसूर यही है कि तुमने वह बड़ी तस्वीर जो बाबा जी के कमरे में थी और जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था, बिना आज्ञा के देखी। क्या तुम ये नहीं जानते कि जिस तस्वीर पर पर्दा पड़ा हो
उसे बिना आज्ञा के देखना न चाहिए। नानक कुछ सोचकर, बेशक ये कसूर तो हुआ औरत, हमारे यहाँ का कानून यही है कि जो ऐसा कसूर करे उसका सिर काट लिया जाए। नानक अगर ऐसा कानून है तो इसे जुल्म कहना चाहिए। औरत जो हो, मगर अब तुम किसी तरह बच नहीं सकते। नानक खैर मैं मरने से नहीं डरता और खुशी से मरना कबूल करता हूँ यदि आप कुछ सवालों का जवाब दे दें। औरत तुम मरने से तो किसी तरह इनकार कर नहीं सकते, मगर मेहरबानी करके तुम्हारे एक सवाल का जवाब मिल सकता है। एक से ज़्यादा सवाल तुम नहीं कर सकते। पूछो, क्या पूछते हो? नानक कुछ देर सोचकर, खैर जब एक ही सवाल का जवाब मिल सकता है तो मैं ये पूछता हूँ कि राम भोली की तरफ इशारा करके ये यहाँ क्यों कर आई और यहाँ इन्हें इतनी बड़ी इज्जत क्यों कर मिली? औरत ये तो दो सवाल हुए। अच्छा, इनमें से एक सवाल का जवाब यह दिया जाता है कि जिसके बारे में तुम पूछते हो वह हमारी महारानी की छोटी बहन है और यही सबब है कि उनके बगल में सिंहासन के ऊपर बैठी है। नानक मुझे क्यों कर विश्वास हो कि तुम सच कहती हो? औरत मैं धर्म की कसम खाकर कहती हूँ कि यह बात झूठी नहीं है। मानने न मानने का तुम्हें अख्तियार है। नानक खैर अगर ऐसा है तो मैं किसी प्रकार मरना पसंद नहीं करता। औरत हंसकर, मरना न पसंद करने से क्या तुम्हारी जान छोड़ दी जाएगी? नानक बेशक ऐसा ही है। जब तक मैं मरना मंजूर नहीं करूँगा तुम लोग मुझे मार नहीं सकती। औरत ये तो हम लोग जानते हैं कि तुम एक भारी कुदरत रखते हो और उसके सबब से बड़े बड़े काम कर सकते हो, मगर इस जगह तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एक बात अगर तुम कबूल करो कि तुम्हारी जान छोड़ दी जाएगी, बल्कि इनाम के तौर पर जो मांगोगे सो दिया जाएगा। नानक वह क्या? औरत कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की जान तुम्हारे कब्जे में है, वह महारानी की कब्जे में दे दो। नानक क्रोध के मारे लाल आंखें निकाल के, कमबख्त खबरदार, फिर ऐसी बात जुबान पर न लाना। मैं नहीं जानता था कि ऐसी खूबसूरत मंडली कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की दुश्मन निकलेगी। तुझ ऐसी हज़ारों को मैं उन पर न्यौछावर करता हूँ। बस मालूम हो गया कि तुम लोग खेल की कठपुतलियाँ हो। किसकी ताकत है जो मुझे मारे या मेरे साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती करे? उस औरत का चेहरा नानक की ये बात सुनकर क्रोध के मारे लाल हो गया, बल्कि और औरतें भी जो वहाँ मौजूद थी नानक की दबंगता देख क्रोध के मारे कांपने लगी, मगर महारानी के चेहरे पर क्रोध की निशानी न थी। औरत तलवार खींचकर, बेशक अब तुम मारे जाओगे। 20-25 मर्दों की ताकत कुर्सियों की तरफ इशारा करके इन एक एक औरतों में और मुझ में है। यह नहीं समझना कि तुम्हारे हाथ पैर खुले हैं तो कुछ कर सकोगे। हाँ, भूल गए कि मैंने तुम्हारे हाथ से तलवार गिरा दी थी? क्या भूल गए कि मैंने तुम्हारे हाथ से तलवार गिरा दी थी? नानक इतनी ही ताकत अगर तुम लोगों में है तो दोनों कुमारों की जान मुझसे क्यों मांगती हो? खुद जाकर उन दोनों का सिर क्यों नहीं काट लाती? औरत कोई ख़ास सबब है कि हम लोग अपने हाथ से इस काम को नहीं करते? कर भी सकते हैं मगर देर होगी, इसलिए तुमसे कहते हैं अब भी मंजूर करो, नहीं तो मैं जान लिए बिना न छोड़ूंगी। नानक राम भोली की तरफ इशारा करके, उस औरत की जान जिसे तुम महारानी की बहन बताती हो मेरे कब्जे में है, ज़रा इसका भी ख्याल करना। इतना सुनते ही राम भोली अपनी जगह से उठी और वह बोली, ये कभी न समझना कि वह डिब्बा जिसे तुम लाए थे मैं बजड़े में छोड़ आई और वह तुम्हारे या तुम्हारे सिपाहियों के कब्जे में है। मैंने उसे गंगा जी में फेंक दिया था और अब मंगा लिया। हाथ का इशारा करके देखो, उस कोने में छत से लटक रहा है। नानक ने घूमकर देखा और छत से उस डिब्बे को लटकता पाया। यह देख वह एकदम घबरा गया। उसके होश आवाज़ जाते रहे। उसके मुँह से एक चीख की आवाज़ निकली और वह बदहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। आधी घड़ी तक नानक बेहोश पड़ा रहा। इसके बाद होश में आया, मगर उसमें खड़े होने की ताकत न थी। वह बैठा बैठा इस तरह सोचने लगा जैसे कि अब वह ज़िंदगी से बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुका हो। वह औरत नंगी तलवार लिए अभी तक उसके पास खड़ी थी। एकाएक नानक को कोई बात याद आई जिससे उसकी हालत बिल्कुल ही बदल गई। गई हुई ताकत बदन में फिर लौट आई और वह ये कहता हुआ कि मैं व्यर्थ सोच में खड़ा हूँ, उठ खड़ा हुआ तथा उस औरत से फिर बातचीत करने लगा। नानक नहीं नहीं, मैं कभी नहीं मर सकता। औरत अब तुम्हें बचाने वाला कौन है? नानक
राम भोली की तरफ देख के, उस कोठरी की ताली जिसमें किसी के खून से लिखी हुई पुस्तक रखी है। इतना सुनते ही राम भोली चौंकी, उसका चेहरा उतर गया, सिर घूमने लगा और वह ये कहती हुई सिंहासन के बगली पर झुक गई, आ गजब हो गया, भूल हुई, वह ताली तो उसी जगह छूट गई। कमबख्श, तेरा बुरा हो, मुझे ज़बरदस्ती ए पे ने हाथ। केवल राम भोली ही की ऐसी दशा नहीं हुई थी, बल्कि वहाँ जितनी औरतें थीं सभी का चेहरा पीला पड़ गया, खून की लाली जाती रही और सबकी सब एकटक नानक की तरफ देखने लगी। अब नानक को भी विश्वास हो गया कि उसकी जान बच गई और जो कुछ उसने सोचा था ठीक निकला। कुछ देर ठहर कर नानक फिर बोला, नानक, उस किताब को मैं पढ़ भी चुका हूँ, बल्कि एक दोस्त को भी इस काम में अपना साथी बना चुका हूँ। यदि 3 दिन के अंदर मैं उससे न मिलूँगा तो वह ज़रूर कोई काम शुरू कर देगा। नानक की इस बात ने सभी की बेचैनी और बढ़ा दी। महारानी ने आंखों में आंसू भरकर अपने बगल में बैठे बाबा जी की तरफ इस ढंग से देखा जैसे वह अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुकी हो। बाबा जी ने इशारे से उसे ढांढस दिया और नानक की तरफ देखकर कहा, बाबा, शाबाश बेटे, तुमने खूब काम किया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। चेला बनाने के लिए मैं भी किसी ऐसे चतुर को ढूंढ रहा था। इतना कहकर बाबा जी उठे और नानक का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले चले। बाबा जी का हाथ इतना कड़ा था कि नानक की कलाई दर्द करने लगी। उसे मालूम हुआ मानो लोहे के हाथ ने उसकी कलाई पकड़ी हो, जो किसी तरह नर्म या ढीला नहीं हो सकता। साफ सवेरा हो चुका था, बल्कि सूर्य की लालिमा ने बाग के खुशनुमा पेड़ों के ऊपर वाली टहनियों पर अपना दखल जमा लिया था। जब बाबा जी नानक को लिए एक कोठरी के दरवाजे पर पहुँचे जिसमें ताला लगा हुआ था, बाबा जी ने दूसरे हाथ से एक ताली निकाली जो उनकी कमर में थी और उस कोठरी का ताला खोलकर उसके अंदर ढकेल दिया और फिर दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। चाहे दिन निकल चुका हो, मगर उस कोठरी के अंदर नानक को रात ही का समा नजर आया। बिल्कुल अंधेरा था, कोई सुराख भी ऐसा नहीं था जिससे किसी तरह की रोशनी पहुंचती। नानक को यह भी नहीं मालूम हो सकता था कि यह कोठरी कितनी बड़ी है। हाँ, उस कोठरी की पत्थर की ज़मीन इतनी सर्द थी कि घंटे ही भर में नानक के हाथ पैर बेकार हो गए। घंटे भर बाद नानक को चारों तरफ की दीवार दिखाई देने लगी। मालूम हुआ कि दीवारों में से किसी तरह की चमक निकल रही है और वह चमक धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ तक कि थोड़ी देर में वहाँ अच्छी तरह उजाला हो गया और उस जगह की हर एक चीज़ साफ दिखाई देने लगी। यह कोठरी बहुत बड़ी न थी, इसके चारों कोनों में हड्डियों के ढेर लगे थे। चारों तरफ दीवारों में पुरसे भर ऊंचे 4 मोखे यानी छेद थे, जो बहुत बड़े न थे मगर इस लायक थे कि आदमी का सिर उसके अंदर जा सके। नानक ने देखा कि उसके सामने की तरफ वाले मोखे में कोई चीज़ चमकती हुई दिखाई दे रही है। बहुत गौर करने पर थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि बड़ी बड़ी 2 आँखें हैं जो उसी की तरफ देख रही है। उस अंधेरी कोठरी में धीरे धीरे चमक पैदा होने और उजाला हो जाने से ही नानक डरा था। अब उन आँखों ने और भी डरा दिया। धीरे धीरे नानक का डर बढ़ता ही गया, क्योंकि उसने कलेजा दहलाने वाली और भी कई बातें यहाँ पाई। हम ऊपर बता करके आए हैं कि उस कोठरी की ज़मीन पत्थर की थी। धीरे धीरे यह ज़मीन गर्म होने लगी, जिससे नानक के बदन में हरारत पहुँची और वह सर्दी जिसके सबब से वह लाचार हो गया था जाती रही। आखिर वहाँ की ज़मीन यहाँ तक गर्म हुई कि नानक को अपनी जगह से उठना पड़ा, मगर कहाँ जाता। उस कोठरी की तमाम ज़मीन एक सी नरम हो रही थी। वह जिधर जाता उधर ही पैर जलता था। नानक का ध्यान फिर मौके की तरफ गया जिसमें चमकती हुई आंखें दिखाई दी थी, क्योंकि इस समय उसी मौके में से एक हाथ निकलकर नानक की तरफ बढ़ रहा था। नानक दुबक कर एक कोने में हो रहा, जिससे वह हाथ उस तक न पहुँचे, मगर हाथ बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि उसने नानक की कलाई पकड़ ली। न मालूम वह हाथ कैसा था जिसने नानक की कलाई मजबूती से थाम ली। बदन के साथ छूते ही एक तरह की झुंझुनी पैदा हुई और बात की बात में इतनी बड़ी कि नानक अपने को किसी तरह संभाल न सका और न उस हाथ से अपने को छुड़ा ही सका। यहाँ तक कि वह बेहोश होकर अपने आप को बिल्कुल भूल गया। जब नानक होश में आया, उसने अपने आप को गंगा के किनारे उसी जगह पाया जहाँ राम भोली के साथ बजड़े से उतरा था। बगल में पक्के केले का एक घोंद भी देखा। दिन बहुत कम बाकी था और सूर्य भगवान अस्ताचल की तरफ जा रहे थे। हाँ तो प्रिय साथियों,
यहाँ अब ये 7वां बयान समाप्त होता है और अगले बयान में हम देखेंगे कि नानक अब आगे क्या गुल खिलाता है। तो साथियों, ये सब जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।